हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम काफ़ी इंसाइटफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्या 2026 में डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस ओवर प्राइस है? क्या एआई के बाद एजेंसी की रिक्वायरमेंट है तो कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? आप कैसे एक अच्छी एजेंसी को एक मीडियम एजेंसी से आप कंपेयर कर सकते हैं? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एजेंसी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए 2026 पर? ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम एक डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहला क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, क्या डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस ओवर प्राइस हो चुकी है 2026 में? एक्चुअली इसका आंसर यस भी और नो भी है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन वैल्यू वर्सेस डिलीवरी। यदि आपकी एजेंसी आपके लिए केवल क्रिएटिव बनाती है और केवल एड चलाती है, यस, वो लोग ओवर प्राइस है। और यदि कोई एक ऐसी एजेंसी है जो आपकी बिजनेस को समझती है, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजी बनाती है और अल्टीमेटली आपका आरओआई ज्यादा करके देता है, तब जाके वो ठीक है। मतलब कि यदि आपके पास यदि 100 रुपया है मार्केटिंग करने का, और यदि आप किसी एजेंसी को 100 रुपया आप दे रहे, और यदि वो एजेंसी 100 का आपको 400 कर दे रहा है, प्लस वो आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट भी कम कर रहा है, तो वो तो हमेशा से अच्छी एजेंसी रहा जो आपका आरओआई एटलीस्ट 4x करके दे रहा है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसके बेसिस में एक आइडियल आरओआई डिसाइड की जाती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है काफी लोगों का। यदि एआई सारे वर्क कर सकता है, फिर एजेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है? इसका सिंपल आंसर मैं बोलूं केवल 2 वर्ड के अंदर। पहला हो गया कोरिलेशन और सेकंड हो गया पर्सनल टच। एक छोटी सी एग्जांपल से समझिए, यदि मैं किसी रिजॉर्ट का मार्केटिंग कर रहा हूँ और मेटा ऐड चलाता हूँ बेसिकली, और वहाँ पे मैं जो फाइनल कन्वर्जन होता है वो मैं व्हाट्सअप या एक लीड फॉर्म रखता हूँ। अल्टीमेटली मुझे कस्टमर का फ़ोन नंबर मिल रहा है, और नंबर के बाद जो भी उस रिजॉर्ट और वो होटल का जो भी टेली कॉलिंग पर्सन है, वो कस्टमर को कॉल करता है, अपना सर्विसेज और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में समझाता है, और फाइनली कस्टमर वहाँ से आते हैं। ये एक काम हो गया एक ऐड चलाने का, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग इन एनी बिजनेसेस। लेकिन अब यहाँ पे एआई कहाँ कहाँ लग सकता है, आपको मैं वो बताना चाह रहा हूँ। पहला काम, जहाँ पे हम कोई भी क्रिएटिव बनाते हैं और अपने कंपटीटर का जो एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के अंदर मान के चलिए कि मुझे 50 कंपटीटर मिल चुका है, तो उसका ऐड समझना, वो लोग उस टाइप का वीडियो क्यों बना रहे, उस टाइप का पोस्टर क्यों बना रहे, हमारे सर्विसेज के हिसाब से हमारा पोस्टर कैसा बन सकता है, ये सब चीज़ जो मैनुअल होता है, मैनुअल को हटा के यहाँ पे हम एआई सिस्टम लगा सकते हैं। डेट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब हमारे पास कोई लीड आया, यदि हम दिन का 100 लीड हम ला रहे, तो एक महीना पे 3000 न्यू लीड आ जाती है। अब आपको भी पता है कि 80% पीपल होते हैं जो बस एक जनरल इंक्वायरी करते हैं, 20% ही ऐसे पीपल है किसी भी बिजनेसेस के अंदर जो लोग आपसे फाइनली बाय करना चाहेंगे। उसे 20% में आपको 3 से 4% का आपको कन्वर्जन मिलने वाला है, ये बात सबको पता है। तो यदि आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस मैनुअल है, तो वो 80% को भी आपको कॉल लगाना पड़ेगा, तो आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा लग रहा है वो सब के अंदर। तो वो सब काम जो होती है वो सब एआई रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन के बिहाफ में। लेकिन आप पूरा प्रोसेस को ध्यान से देखोगे, चीज़ें का कोरिलेशन काफ़ी मैटर कर रहा है। तो वो चीज़ एट प्रेजेंट एआई का एजेंट इतना ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा है जो सब चीज़ों को समझे, जैसे कि मार्केट में क्या नीड है, प्लस नीड के हिसाब से वेबसाइट कैसा होना चाहिए, वेबसाइट के हिसाब से आपका ऐड बनना कैसा चाहिए, कन्वर्जन कैसा होना चाहिए। उसके बाद जो भी हमें डाटा मिला, तो पूरा एंड टू एंड टेलीकॉलिंग सिस्टम एआई का लग रहा है, कन्वर्जन भी एआई निकाल दे रहा है, उनको फिर प्रपोजल भी एआई दे रहा है। ये सब एआई बन चुका है, लेकिन वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। पर्सनल टच इसमें अभी भी रिक्वायरमेंट है, और मेरे ख्याल से पर्सनल टच की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा, अनलेस एंड अनटिल एआई इतना ज़्यादा मतलब इनहैंस हो जाए कि वो पर्सनल टच वाला फील देना शुरू कर जाए और कस्टमर को पता ही नहीं चले कि एआई है या एक रियल आदमी बात कर रहा है। उस लेवल का चीज आने के लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट एजेंसी की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ता है, यदि एजेंसी आपका पोस्ट लीड के लिए काम करती है, यदि वो केवल लीड लाकर आपको देकर छोड़ दे रहा है, तब जाकर उस एजेंसी की वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन यदि एजेंसी आपका टेलीकॉलिंग टीम के साथ लग लग कर काम करता है और दिखता है कि कस्टमर का क्या हो रहा है, लाइक अल्टीमेटली आपका आरओआई का इन टू एंड आरओआई देख रहा है। आरओआई 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक होता है कि जो लीड हमारा निकल रहा है उसके बेसिस में आरओआई निकालना, एक हो रहा है जब हमारा फाइनल बुकिंग आ जा रहा है। ये 4 काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस में आप बोल सकते हैं कि वो एजेंसी अच्छी है। पहला, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना। आज मैं खुद लगभग 6 साल से ऊपर से हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ।
चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट हो, होटल हो, रिजॉर्ट हो या बहुत सारी प्लेटफॉर्म हो, मुझे हर चीज़ का पूरा इंसाइटफुल पता है। मैं उनके ऑनर के साथ, मैं उनकी टीम के साथ, इनफैक्ट मैं उनके वेटर के साथ बात करता हूँ, एकदम बारीकी से समझना कि क्या क्या चीज़ें लगता है, एट द सेम टाइम ऊपर लेवल पे समझना कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ मेरे अंदर नॉलेज है। ऐसे आपकी जो बिजनेसेस है, आप ऐसे एजेंसी के पास जाइए जो आपकी इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज रखता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो आपके लिए लीड कन्वर्जन सिस्टम पे काम करे। ऐसा ना हो कि केवल वो लीड ला रहा है, लीड को कन्वर्ट भी तो करना है, उसके लिए वो क्या अप्रोच ले रहा है वो मैटर करता है। थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन विद आईटी सिस्टम। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। यदि कोई एक एजेंसी रिजॉर्ट के लिए काम करती है और वो उनको डेली का 100 लीड ला कर देता है, अब 100 में से 4 कन्वर्ट हो रहा है या 5 कन्वर्ट हो रहा है, वो एजेंसी को कभी पता ही कैसे चलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस ऑनर को भी पता कैसे चलेगा कि जो मेरे पास एक्चुअली में बुकिंग आ रहा है वो आपके ही थ्रू आ रहा है। क्योंकि रिजॉर्ट तो मतलब मल्टीपल मीडियम होता है ना उनके पास लाने का। उस केस में ऐसा हो सकता है कि जब कोई भी कस्टमर हमारा वीडियो देखता है, वहाँ पे एक कूपन कोड आप दे दो और कस्टमर कूपन कोड को ले जाएगा अपने साथ। और जब कस्टमर रिजॉर्ट के पास मैनुअल चेक इन के लिए पहुंचता है तो मैनेजर उनका बुकिंग के टाइम पे जो पीएमएस लगता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे वो कूपन कोड डालेगा और रियल टाइम पे वहां पे उनको ऑफ लग जाएगा कि आपके लिए ये 20% ऑफ हो गया। जैसे वो ऑफ लगता है, वो पीएमएस का एक सर्टेन लॉगिन मेरे पास होगा एजेंसी ओनर के पास, ताकि मैं भी देख सकूं मेरे तरफ से कितना वहां पे बुकिंग गिर रहा है। और कस्टमर भी कूपन कोड यूज करना चाहेगा क्योंकि कस्टमर को उस कूपन कोड से कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारे एक आईटी इंटीग्रेशन लगानी पड़ती है बिजनेसेस टू बिजनेसेस पर। ये मैं बात किया रिजॉर्ट पर, ऐसे ही जितने भी फिजिकल ट्रांजेक्शन बिजनेसेस है वहां पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आईटी सिस्टम लगा सके ताकि जो भी लीड निकलती है और उसका जो बुकिंग होती है उसका एग्जैक्ट मैथ बन सके। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग बनाना। यदि आपका टारगेट है ऑनलाइन ऐड के थ्रू 10 रूम बुकिंग आपका डेली का हो, यदि आज आप ऐड चलाकर 10 रूम बुकिंग का टारगेट लेते हैं विच इज गुड, लेकिन यदि वो एजेंसी अच्छी होगी देन ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 7 मंथ वो आपका ब्रांडिंग इतनी अच्छी बना देगी कि उसका आधा ही बजट में आपका 5 से 6 रूम बुकिंग हो जा रहा है। बाकी का जो 4 से 5 रूम है वो आपका ऑर्गेनिक तरीके से ही बुक हो जा रहा है कि लाइक लोग आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस देख रहे हैं, वहां पे आपकी प्रॉपर्टी अच्छा लग रहा है और वहां पे लोग डायरेक्ट आपसे इंक्वायरी कर दे रहे हैं। सो इस लेवल की चीजें होनी चाहिए। लाइक काफी बिजनेसेस को मैं ऐसा देखता हूँ कि वो लोग ऐड चलाते हैं, लेकिन जब मैं उनके इंस्टाग्राम पे जाता हूँ या उनके मैं फेसबुक पर जाता हूँ, वहां पे उनकी कोई भी कंसिस्टेंसी मुझे नहीं मिलती है। तो वो बार बार सिर्फ ऐड डिपेंडेंसी क्यों बना रहे हैं? आपको तो बार बार अपना पैसा लगाना पड़ेगा। ब्रांड बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना बिजनेसेस ऑनर को। यदि आपका टिकट साइज कम भी है ना, तब भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ है तभी आपका ब्रांड है। ब्रांड का मतलब ये होता है कि आप लोग को क्या अपना परसेप्शन देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका एक होटल है जिसका रूम प्राइस केवल 1000 रुपया है और वहाँ पे आप एक प्राइवेसी को हाईलाइट कर रहे हैं, तो आपका ब्रांडिंग ऐसा हो गया कि ये एक बजट फ्रेंडली प्राइवेसी होटल के लिए आप मेरे पास आइए। सो उसके अराउंड सारे क्रिएटिव्स बन सकती है जो वो वाली मैसेज को कस्टमर को दिखाया जाए। सो ये क्वेश्चन में हम ये देखने वाले, यदि आपकी एक बिजनेसेस है और आप यदि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देख रहे हैं 2026 में, देन आपको क्या क्या क्वालिटी उनसे देखनी चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आप कोई भी एजेंसी को देखते हैं तो आपका रिक्वायरमेंट केवल डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता है, आपका काम होता है एक्चुअली में पूरा डिजिटल चीज़ को संभालना। सो लोग वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज कर जाते हैं मार्केटिंग और वेबसाइट बनाना, आईटी सिस्टम क्या होता है, वो सब चीज़ के ऊपर। मोस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी इंडिया पर है उनको बेसिक आईटी सिस्टम का नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो केवल ऐड चला रहे, फोटो बना रहे, उससे अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता है। ऐसे एजेंसी मेरे हिसाब से 2-3 साल के अंदर ज़्यादा उनका प्रेजेंस नहीं होने वाला है। सो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि उनके पास आईटी प्लस डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि आपको भी 2 लोगों से बात नहीं करना पड़े। बेसिकली दे आर हैंडलिंग ऑल द डिजिटल रिक्वायरमेंट फॉर योर बिजनेसेस। इसमें कुछ और भी छोटी छोटी बातें होती है जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उनका क्रिएटिव जो बनती है, जैसे वीडियो और पोस्टर्स, उसकी क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी का मतलब ये है कि जो कस्टमर देखना चाहता है क्या एग्जैक्टली उसी टाइप का एडिटिंग है या नहीं। मैंने अपने क्लाइंट में एक बार काफ़ी ही हाई प्रोफेशनल टाइप का
एडिटिंग किया था और बिलीव मी वो एकदम भी नहीं चला, क्योंकि कस्टमर को दिख जा रहा था कि ये एक पेड ऐड है। बेसिकली कस्टमर ना मतलब पेड ऐड देखना नहीं चाहते आज के टाइम पे, वो खुद को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस लेने के बाद उनका लाइफ स्टाइल पर क्या चेंजेस आने वाला है। सो बीइंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मेरा काम होता है वो सेम टाइप की इमोशन को कन्वे करना हमारा क्रिएटिव के थ्रू। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड होता है AI बेस्ड फॉलोअप सिस्टम बनाना और उसी के साथ आपके टेलीकॉलिंग टीम के साथ बात करना। सो एजेंसी की काम केवल लीड देना नहीं होता है, बल्कि आपकी टीम के साथ लगातार बात करना ताकि आपका फाइनल कन्वर्जन तक एजेंसी का फोकस रहे। फिर बात आती है वेबसाइट एंड लीड फनल बनाना। यदि आपकी कोई ई-कॉमर्स साइट है या इनफैक्ट आपकी एक रिजॉर्ट भी है, फिजिकल ट्रांजैक्शन वाली बिजनेस भी है, तब भी हमें एक फनल बनानी चाहिए। मतलब कि पहला लीड चलाई हम लोगों ने, वहाँ पे 100 लीड मिला, अब 100 में पहला फिल्टर लगा दिया हम लोग 80 का, तो केवल 20 फिल्टर जो हमारा मिला उसको हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं जो आपका टेलीकॉलिंग सिस्टम है। तो ये 2 लेवल फनल हो गया हमारा। तो ये सब चीज़ें बनाना, प्लस यदि कोई हमारा वेबसाइट में लैंड करता है और यदि वो एक टाइप की रूम देखता है, सो यदि वो पर्सन दोबारा कभी भी इंस्टाग्राम खोलता है तो हमें वो टाइप की चीज़ें उनको दिखाना जो हमारा वो वेबसाइट में देखना चाह रहा था। सो पिक्सल कनेक्ट कर देते हैं बेसिकली यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, डाटा ड्रिवन डिसीजन लेना। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे क्रिएटिव बना रहे हैं या रीटारगेटिंग कर रहे हैं या बजटिंग देख रहे हैं या हर एड सेट का बजटिंग कैसा है, ये सब चीज़ें डाटा ड्रिवन होती है। तो हमारा काम क्या होता है ना कि मेटा से लगातार मीटिंग करते हैं और बेसिकली मेटा ही हमें गाइड करती है कि क्या क्या बजटिंग रखना चाहिए, और वो उसके बेसिस में आगे जितने भी काम होती है उसको फिर हम डिटेल में एक एनालिटिक्स लगाकर समझते हैं कि अब आगे फर्दर जो ऐड हमें बनानी है वो किस टाइप की ऐड बनानी चाहिए और क्या ऐड चलता है, ताकि CPL को जितनी से जितना हो सके उतना कम कर सके, कॉस्ट पर लीड, और ROI को बढ़ा सके। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आई होप सो आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो के थ्रू, और इसी टाइप की मैं वीडियो अभी लाने वाला हूँ इस बिजनेस सीरीज के अंदर, ताकि मैं बेस्ट चीज़ें समझा पाऊँ और जितना हो सके मैं अपने एंड से इम्पैक्ट डाल पाऊँ यूट्यूब के थ्रू। थैंक यू सो मच।